नमस्कार। घड़ी की सुई आपके शो की तरफ इशारा कर रही है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे जुड़े मुद्दे लेकर हाजिर हूं। राजस्थान में चुनाव नजदीक है, लेकिन नेताओं के वादों से ज्यादा चर्चा छापेमारी की हो रही है। राजस्थान में ईडी पहुंची, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर रेड हुई, सीएम के बेटे को बुलाया गया तो कांग्रेस बौखला गई। सवाल उठे, चुनाव आए इसलिए ईडी वाले छापे लाए। कॉलिंग कार्ड में आज ऑल इंडिया रेड का हिसाब किताब। बिहार में करीब 1.25 लाख टीचर्स की नौकरी निकली। एग्जाम भी हुआ, गनीमत रही कि पेपर लीक नहीं हुआ, मगर नतीजों के बाद घमासान मच गया। कैंडिडेट्स कहते हैं रिजल्ट में गड़बड़ी है। प्रदर्शन होने लगे। पब्लिक प्लेटफॉर्म में सवाल नौकरी और बेरोजगारी का उठाना है। दिल्ली की हवा जहरीली होने लगी है, आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं। मगर सियासी प्रदूषण भी कम नहीं है यहां पर। अब टकराव प्रदूषण रोको अभियान पर है। क्या केंद्र बनाम दिल्ली की लड़ाई में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकलेगा? शिरडी वाले साईं बाबा के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। अब उन्हें घंटों लाइन में लगना नहीं होगा। क्या नया कॉम्प्लेक्स बना है वो इस भीड़ को कम करेगा? भक्तों को कितनी सहूलियत मिलेगी? बी पॉजिटिव इसी पर। इन सारी खबरों को विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रैपिड राउंड में देश विदेश की वो खबरें देख लीजिए जो आपके लिए बेहद जरूरी है। कतर से आज बहुत बड़ी खबर आई। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने जिन्हें मौत की सजा सुनाई है वो सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। कतर के इस फैसले की भारत ने कड़ी निंदा की है। सवाल उठता है कि आखिर ये 8 भारतीय कतर में कर क्या रहे थे और कब से जेल में बंद हैं। ये 8 भारतीय अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद हैं। अब उनका क्या गुनाह है ये कतर के अधिकारियों ने सार्वजनिक नहीं किया। 8 भारतीय निजी कंपनी दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। कतर में भारत के राजदूत ने इसी साल 1 अक्टूबर को जेल में इन कर्मियों से मुलाकात की थी। कांग्रेस का मिशन मध्य प्रदेश सुपर एक्टिव है। नामांकन शुरू हो चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा सीट से पर्चा भरा। नॉमिनेशन से पहले कमलनाथ ने बड़ा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया और जीत का दावा भी। मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना और भविष्य मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। इधर राघोगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन ने भी पर्चा भरा। समर्थकों का उत्साह देखकर जीत की गारंटी भी दी। जनता हमको इसी चुनेगी क्योंकि आज युवा इस बात से परेशान है कि जो वादा किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने कि 1 लाख सरकारी नौकरी निकलेंगी, किसी को भी भाजपा के राज में सरकारी नौकरी नहीं मिली है। 230 विधानसभा वाले मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। कौन जीत का स्वाद चखेगा और किसे मात मिलेगी, फैसला 3 दिसंबर को होगा। मध्य प्रदेश की सियासी पिच पर मुकाबला अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है। AIMIM ने MP में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग से जल्द कैंडिडेट्स के लिए सिंबल जारी करने की मांग भी की गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की जनता ओवैसी साहब की पतंग की डोर कितनी मजबूती से थामती है। उधर चुनाव में AIMIM की एंट्री से बड़े सियासी दलों की टेंशन जरूर बढ़ गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें चुनाव से पहले ही दरार आती दिख रही है। अब कलह के एपिसोड के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बाउंसर दे मारा। दावा ऐसा किया जो गठबंधन पर बगावत का बिगल फूंक चुके अखिलेश यादव को चुभेगा। बीजेपी को सब मिलके हराना चाहते हैं, तो उसमें अगर कुमारी बहन मायावती जी को हम साथ ना लें तो ये लड़ाई ठीक नहीं हो पाएगी। महागठबंधन इंडिया का दामन मायावती थामेंगी या नहीं, यह अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कयास सिर्फ कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया है। नेशनल आइकॉन का काम चुनाव से पहले मतदाताओं को जागरूक करना होता है, जो लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करते हैं। राजकुमार राव से पहले चुनाव आयोग ने इसी साल अगस्त में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन बनाया था। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहता है। इस बार चुनाव आयोग का फोकस युवाओं पर सबसे ज्यादा है। चुनावी राज्यों में टिकट बंटवारे पर घमासान मचा है। बगावत पर खूब सियासत हो रही है। कोई टिकट के लिए रोता है तो कोई टिकट मिलने से खुश है। लेकिन मध्य प्रदेश से ऐसी कहानी आई जो सियासत से जरा हटके है। इनसे मिली ये कभी MP के छिंदवाड़ा की SDM थी। नाम है निशा बांगरे। निशा को पॉलिटिक्स की पिच पर हाथ आजमाने थे, इसलिए नौकरी छोड़ी, लेकिन दुविधा में दोनों गए। न नौकरी रही और न टिकट मिला।
जैसे मुझसे पहले कहा गया था कि हम इंतज़ार करेंगे इस्तीफ़ा होने का, अब इस्तीफ़ा हो चुका है, तो मैं वही कमलनाथ जी से बात करने आई हूँ कि उनका क्या मत है, अब वो क्या चाहते हैं। निशा बांगरे को नौकरी छोड़ने के लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़े थे और अब टिकट की माथापच्ची। कमलनाथ मंजूरी देते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। निशा एमपी की आमला विधानसभा से अपना दावा ठोक रही है। क्या दबंगों को यूपी में कानून से डर नहीं लगता? सवाल का जवाब सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें। एक मोटर गैराज का ऑफिस है। सब कुछ शांति था कि अचानक बाहर से दो लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। अंदर घुसे और लूटपाट शुरू। दबंग यही नहीं रुके, पूरे गैरेज की गाड़ियों पर पत्थर फेंके, खुलेआम तोड़फोड़ की। मामला रायबरेली के हरचंदपुर थाने का है। गैराज में तोड़फोड़ के बाद एक गाड़ी भी दबंग ले गए। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इनकी धरपकड़ में जुटी हुई है। बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश यादव का फेम चरम पर है, मगर इनसे मिलिए, ये हैं शाकिर मतरानी। गुजरात में वडनगर के रहने वाले हैं। शाकिर ने व्हाट्सएप मैसेज करके यूट्यूब एल्विश यादव को धमकी दे दी। आरोप है कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी और डिमांड पूरी न होने पर एल्विश को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामला संगीन था, लिहाजा एल्विश ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस एक्शन में आई और फिर गुजरात में बैठे शाकिर पर कानून का शिकंजा कसा। जो शाकिर मकरानी 24 साल उम्र है उनकी, वडनगर के निवासी हैं। ये छोटी उम्र में ही करोड़पति बनने का सपना लेके रखते थे, तो इस मद्देनज़र शायद इन्होंने ये मानसिकता रखते हुए ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े हथियार और धमाके, इस ड्रिल के साथ साथ रूस ने दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया, और वो ये कि जरूरत पड़ी तो वो न्यूक्लियर अटैक के लिए भी तैयार है। न्यूक्लियर अटैक के ड्रिल की ये तस्वीरें रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच इससे पहले रूसी संसद ने एक बड़ा फैसला लिया और उस संधि से जुड़े करार को खत्म कर दिया। इसमें कहा गया था कि कोई देश परमाणु टेस्ट नहीं कर सकता। रूस ने अपने ड्रिल में महाविनाशक यार्स मिसाइल का भी टेस्ट किया। रूस यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन की तरफ से ये अमेरिका और समूचे वेस्ट को बड़ा मैसेज है कि वो अब जमीन, आकाश और समुद्र से कहीं से भी एटमी हथियार दाग सकता है। चलिए अब बड़ी खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, देश के इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मतदान में अब गिनती के ही दिन बच गए हैं, लेकिन राजस्थान में वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर बीच चुनाव में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को तलब कर लिया है। क्या चुनाव और इन छापों का कोई कनेक्शन होता है? राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ ईडी के छापे पड़े तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी यूं सामने आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। रैली से लेकर जनसंपर्क और पदयात्रा तक सोशल मीडिया पर प्रचार भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसी चुनावी भागदौड़ में गहलोत ने सुबह एक ट्वीट किया। खुद गहलोत ने बताया कि उनके बेटे वैभव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस ट्वीट में केंद्रीय वित्त मंत्रालय का नोटिस और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर भी है, जिनके यहां ईडी ने छापेमारी कर दी। प्रवर्तन निदेशालय को वैभव गहलोत से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करनी है। अब वैभव गहलोत को दिल्ली जाना होगा। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग है। पूरी पार्टी गहलोत की लीडरशिप में चुनाव में लगी हुई है। हालांकि ईडी ने वैभव गहलोत को जो नोटिस भेजा है उसमें पूछताछ के लिए पेश होने की तारीख और वक्त नहीं लिखा है। इसीलिए वैभव गहलोत को पूछताछ का समन और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के यहां छापेमारी को कांग्रेस जानबूझकर चुनाव में पार्टी नेताओं पर परेशान करने की बीजेपी की कोशिश बता रही है। ईडी की कार्रवाई पर उंगलियां इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि अब चुनाव के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के छापे और नोटिस की खबरें बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में चुनाव के बीच ईडी की छापेमारी और नोटिस जारी होता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से 2 महीने पहले 23 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल के एडवाइजर, ओएसडी और अन्य अफसरों के ठिकानों पर
कोयला, शराब और ऑनलाइन सट्टा ऐप के धांधली के आरोपियों के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा था। पिछले महीने 14 सितंबर को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी ने एक्साइज केस में पूछताछ का नोटिस दिया। जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि उनकी कार्रवाइयों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ज्यादातर कार्रवाइयां चुनाव के दौरान हुई, लेकिन चुनाव के बाद उन मामलों का कोई जिक्र नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के ज्यादातर मामलों में किसी न किसी नेता का नाम अक्सर आता रहता है। 2014 से सितंबर 2022 तक 121 बड़े नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की। इसमें विपक्ष के 95% यानी 115 नेता थे। ईडी के शिकंजे में आने वाले सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस के हैं, इनकी संख्या 24 है। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी का नंबर आता है, टीएमसी के 19 नेता हैं, शरद पवार की एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, तमिलनाडु की डीएमके और उड़ीसा की बीजेडी के 6 नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई। लालू की आरजेडी और मायावती की बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के भी 5 नेता शामिल हैं। समाजवादी पार्टी और टीडीपी के नेताओं पर भी ईडी का शिकंजा कसा। दोनों ही पार्टियों के 5 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी, इनके 3 नेताओं पर जांच चल रही है। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 3 और सीपीएम के 2 नेताओं के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के 2 नेता ईडी की जांच भुगत रहे हैं। ये तो बात हुई बड़ी पार्टियों की। अब छोटी पार्टियों के लोग भी हैं। 6 नेता ऐसे भी हैं जो अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन उनकी गर्दन भी ईडी के शिकंजे में फंसी हुई है। लेकिन पिछले 9 साल का अगर हम हिसाब देखें तो उसमें कितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें कितने सत्ता पक्ष के थे और कितने विपक्ष के, ये भी बड़ा सवाल उठता है। इसीलिए जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर चुनावी और सियासी माहौल में एक्शन लेने के आरोप लगते हैं। जो आपने आंकड़े देखे, ये सभी एनडीए सरकार में हुई कार्रवाइयों के आंकड़े थे, उसका लेखा जोखा था। अब आपको यूपीए सरकार में ईडी के एक्शन के आंकड़े दिखाते हैं, यानी 2014 से पहले क्या स्थिति थी। 2004 से लेकर 2014 तक सिर्फ 26 नेता ईडी के घेरे में आए। इनमें से विपक्षी दलों के 14 नेताओं पर आरोप लगे और सत्ता पक्ष के 12 नेताओं के खिलाफ। मतलब यूपीए शासन में विपक्ष के सिर्फ 54% नेता ही ईडी के रडार पर आए, जबकि एनडीए शासन में विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का आंकड़ा 95% है। अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा है, 54 और 95। सीबीआई जांच की देश में जो है वो बड़ी तारीफ होती है। माना जाता है कि सीबीआई सबसे बड़ी और भरोसेमंद जांच एजेंसी है। कोई भी बड़ा मामला आता है तो पहले सीबीआई जांच की मांग उठ जाती है। खास तौर पर अगर राजनीति से जुड़ा हुआ केस है तो फिर तो फौरन कहेंगे कि यह मामला सीबीआई को देना चाहिए। भ्रष्टाचार समेत कई आपराधिक मामलों की जांच सीबीआई करती है। 2017 से लेकर 2022 तक सीबीआई ने 56 सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा का 1 नेता शामिल है, आंध्र प्रदेश के 10 नेता, कर्नाटक के 2, तमिलनाडु के 4, छत्तीसगढ़ का 1 नेता, पश्चिम बंगाल के 5 नेता। सारा हिसाब बता रहे हैं आपको। दिल्ली के 3, बिहार के भी 3 और सबसे ज्यादा सांसदों और विधायकों वाले उत्तर प्रदेश के सिर्फ 6 इतने नेता हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। चलिए नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। मेघालय के 1, मणिपुर के 3 और उत्तराखंड का 1, अरुणाचल प्रदेश के 5, केरल के 6 नेता, जम्मू कश्मीर के 2 और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप के 1 नेता के खिलाफ सीबीआई ने अब तक कार्रवाई की। इन सब के खिलाफ जांच में सीबीआई सिर्फ 22 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर पाई है, सिर्फ 22। भारत में शुरुआती दौर से ही, पहले आम चुनाव से ही आप पाएंगे कि पुलिस का खास तौर से और दूसरी एजेंसियों का भी हर सत्ताधारी पार्टी उसका दुरुपयोग करती रही। लेकिन अब ईडी का दुरुपयोग होने लगा। सीबीआई तो खैर शुरू से ही दुरुपयोग होती थी और सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि वो एक तोते की तरह व्यवहार करती है। ये 2 संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें सक्रिय होना चाहिए। एक तो हमारा चुनाव आयोग है और दूसरी न्यायपालिका। कायदे से मामलों का मतलब तभी बनता है जब आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हो, काफी सबूत हो और उसे उनकी सजा भी मिले।
अब ये देख लीजिए कि बड़ी जांच एजेंसी ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है। कन्विक्शन रेट पर गौर करते हैं। ईडी के रिकॉर्ड में अब तक कुल 5,906 मामले दर्ज हुए, तकरीबन 6,000 होने वाले हैं। 4,954 सर्च वारंट भी जारी हुए। इनमें से 176 मामलों में वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों समेत 513 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन ट्रायल अब तक सिर्फ 25 मामलों का पूरा हुआ और उनमें से 24 में सजा सुनाई गई। बाकी के मामले पेंडिंग हैं। बात जब सीबीआई की होती है तो मामलों को नतीजों तक पहुंचाने में सीबीआई ईडी से ना सिर्फ आगे है बल्कि बेहतर भी है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है। सीबीआई करीब 70% केसों में अपने नतीजे तक पहुंचाने में कामयाब रही है। फिर भी सवाल इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि चुनाव के वक्त ये एजेंसियां ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। इसीलिए विरोधी दल कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं और उन्हें यह कहने का मौका मिल जाता है कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि कार्रवाई कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो, उसी पल हो जानी चाहिए जब नेता पावर में हो और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग की सूचना मिले। अगर ऐसा हो जाए तो ना तो नेताओं को सियासी मुद्दा बनाने का मौका मिलेगा और ना ही जांच एजेंसियों को खामखा टारगेट करने का। चलिए, हमारे देश में जैसा ईडी का कन्विक्शन रेट है वैसा ही सरकारी नौकरियों का हाल भी है, मतलब ना के बराबर। कभी पेपर लीक के मामले में सरकारी नियुक्तियां लटक जाती हैं तो कभी रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप लगने लगते हैं। बिहार में ऐसा ही हुआ है। मुद्दतों बाद शिक्षकों की भर्ती हुई, 2.25 लाख शिक्षकों की। एग्जाम भी हुआ और नतीजे भी आ गए। अब बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनके साथ गड़बड़ी हुई है। यह पहली बार पटना में देखने को नहीं मिला और शायद ना ही आखिरी बार। एक बार फिर बताया जा रहा है। बिहार ऐसा राज्य है जहां जब भी कोई परीक्षा होती है रायता फैल ही जाता है। ये नौजवान परेशान है, कोई रिजल्ट में गड़बड़ी बता रहा है, कोई नाइंसाफी की बात कर रहा है। किसी का दावा है नंबर तो पूरे आए पर टीचर की नौकरी के लिए चुने हुए लोगों में नाम नहीं है। पिछले 2 दिन से ये नौजवान जिस परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने करवाई थी। हम लोग का केवल और केवल एक ही मुद्दा है सर कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए सर। ये हमारी ये इच्छा नहीं है, बल्कि महोदय ये नियमावली में, ये विज्ञापन में लिखा हुआ है, माननीय बीपीएससी आयोग द्वारा लिखा गया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हम देंगे। यानी कि एक मिनट रुकिए, जिस कैंडिडेट को हम 11-12 में रिजल्ट दे दिए हैं उसको हम 9-10 में नहीं देंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो इसका उल्टा आता है। हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी है जो अंदर आ गए हैं, जिसके वजह से जो सही जेन्युइन कैंडिडेट है वो सड़क पे भटक रहे हैं सर। हम लोग 4 साल से मेहनत कर रहे थे सर। अभी ऐसा हुआ है सर कि 9 से 12 क्लास में जो भी एग्जाम देना था वो सिर्फ बिहार के निवासी होने चाहिए थे। ये जो हमारे स्टेट 2019 का नोटिफिकेशन, उसमें साफ लिखा है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। तो बिहार राज्य से बाहर के जो बच्चे हैं 9 से 12 में वो कैसे एग्जाम दे दिए? जिसके पास स्टेट 2019 का सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे एग्जाम दे दिए? जिसके पास स्टेट 2019 के बाद डिग्री लिए हैं वो कैसे एग्जाम दे दिए? उनका सिलेक्शन हो गया, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो भी गड़बड़ है 2019 में स्टेट पास नहीं है, जिसका पीजी 2019 के बाद है, वो सब बिहार के बाहर का कैंडिडेट है, वो सबको बाहर कीजिए सर। क्योंकि 11-12 में ये आपका बिहार के अलावा और कोई भी एलिजिबल नहीं है सर। तो बस विज्ञापन में भी लिखा हुआ है सर। सबसे पहले ये जो एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है विकास राज, इनका सर स्टेट नहीं है, रिजल्ट आ गया तो काउंसलिंग में भेज दिया गया, काउंसलिंग में भी भेज दिया गया है, काउंसलिंग भी हो गई। अभ्यर्थियों की बात सुनी, गुस्सा भी देखा, अब सुनिए मसला क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर की भर्ती के लिए 1,70,368 वैकेंसियां निकाली। अगस्त महीने में 24, 25, 26 तारीख को एग्जाम हुआ। 2 महीने के अंदर 18 अक्टूबर को रिजल्ट निकला और 1,22,336
सफल उम्मीदवारों का नाम डिस्प्ले हो गया। एग्जाम उन लोगों ने भी दिया जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे थे। इनमें 28,000 से ज्यादा पास भी हुए। दूसरे राज्यों के भी 14,500 कैंडिडेट्स सफल हुए। अब इसी रिजल्ट पर हंगामा मच गया। बिहार के अलग अलग जिलों में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पास किया गया उनमें से कई लोग बुनियादी शर्तों को ही पूरा नहीं करते। किसी की डिग्री पूरी नहीं है तो कहीं उन लोगों को भी नौकरी मिल गई जिनको मिलनी चाहिए ही नहीं थी। जो की मांग है, हमारी भी मांग है कि काउंसलिंग सही से किया जाए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे कोई बहाली ना हो। अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर नियुक्ति पत्र ले लिए हैं। कल ही मुकेश कुमार सिंह नाम के एक अभ्यर्थी जो झारखंड के बीपीएससी आए थे, हमने दिखाया भी था कि वो एसटीईटी पास नहीं है, फिर भी उनको 11-12 के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में मिल गया नियुक्ति पत्र, जबकि उनके पास एसटीईटी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो कैसे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, कैसे उनका काउंसलिंग हुआ? जहां काउंसलिंग हुआ उन लोगों ने क्यों नहीं एसटीईटी का सर्टिफिकेट उनसे मांग किया? आरोप ये भी है कि गड़बड़ी आरक्षित सीटों में रिजल्ट्स को लेकर भी हुई है। कहीं अनुसूचित जाति तो कहीं दिव्यांगों को ही अच्छे नंबर लाने के बावजूद पास नहीं किया गया। एससी कैटेगरी में मात्र 73 पॉइंट समथिंग क्यों सर? क्या एससी कैटेगरी में बच्चे नहीं हैं? आखिर उसमें 3100 प्लस पर क्यों आपने सीट बचा लिया? जबकि एससी कैटेगरी में इतने बच्चे हैं कि सर फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपने एससी कैटेगरी वालों को सर इतना अन्याय क्यों किया? सर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा सर कि आप एससी कैटेगरी जो भी सीट आपने बचाए हैं आप उसे फुलफिल करें, जैसे कि सभी, क्योंकि एससी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना सर वो गरीब होते हैं, काफी निचले तबके के होते हैं। कि जो आप वैकेंसी निकाले हैं उसमें नियोजित वाला को भी ला दिए हैं, उसमें सीटेड फेल वाला भी है, डीएलएड फेल वाला भी है, कुछ बीएड का भी है। आप बताइए कि जब ऐसा ही करना था आप आदमी वैकेंसी नहीं देते, आप नियोजित वाला को जो पहले से नौकरी में है उसको फिर आप लोग को उसी में पर दे दिया है, उसको तो डिपार्टमेंटल होता है, उसको पर तो उसमें आगे बढ़ता है, प्रमोशन होता है। हम लोग को ही रिजल्ट पर क्यों फिर से पढ़ा दिया गया? उसको तो हटाना चाहिए। उसके साथ सीटेड फेल डीएलएड से फिर सबको हटाना चाहिए। उसके साथ साथ फर्जी को भी हटाना चाहिए। बहुत लोग फर्जी घुसे हुआ है और मेरिट वाले कुछ लोग गए हैं, सारे मेरिट वाले बाहर है। हम लोग को अपना अधिकार चाहिए। दिव्यांगों का एक भी सीट नहीं दिया है। बस हम लोग हाई कटअप से हाई नंबर ला रहे हैं, फिर भी हम लोग को नहीं पास। कटअप से भी हाई नंबर है। देखा, अभ्यर्थियों को बात तक करने नहीं दी गई, मजिस्ट्रेट साहब ने हटा दिया। अब हमने परीक्षा नतीजों पर सवाल पूछे तो कहा ये उनका काम नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। पर बैठना इलीगल था, गलत था, इसलिए उनको समझा बुझाकर यहाँ से हटा दिया गया कि आपको अपनी मांग को लेकर बैठना ही है तो गर्दनी बाग जाइए, डीएम कंट्रोल रूम से अनुमति लेकर वहाँ अपनी बात रखिएगा। सिक्योरिटी तो टाइट करना ये हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए कि हमें लॉ एंड ऑर्डर देखना है। कब किस तरह का सिचुएशन आएगा हमको हर मामले में अलर्ट रहना है, हर परिस्थिति के लिए हमको बिल्कुल एक्टिव रहना है। तो फिर अभ्यर्थी किससे गुहार करें? बीपीएससी का कहना है कि हमारा काम रिजल्ट निकालना था सो निकाल दिया। अब डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो ये काम शिक्षा विभाग देखे। इस फैले हुए रायते के बीच अब ये नौजवान क्या करें? क्या इंसाफ के लिए बीपीएससी के सामने मोर्चा लगाकर इंसाफ की उम्मीद करें या फिर अगली वैकेंसी के फॉर्म भरकर फिर से नए गड़बड़ जाले की तरफ आगे बढ़ जाएं? बड़ा संकट है नौकरी का। अब बिहार सरकार दावा करती है कि जो गड़बड़ियां हैं दुरुस्त कर ली जाएंगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश में बेरोजगारी का हाल क्या है? चुनाव में नौकरी का वादा करने वाले नेताओं को ये भी जरूर समझना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत में अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा बेरोजगारी रही। यहाँ 23.22% बेरोजगारी दर है, जबकि पाकिस्तान में 11%, भूटान में 14% और बंगाल में यह आंकड़ा करीब 13% है। गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि 25 करोड़ की आबादी वाले 15 से 24 साल के नौजवानों की अगर हम रिपोर्ट देखें तो ये बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है उनमें। एक संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है भारत में 45% नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भी सर्वे करवाया है। उस सर्वे में क्या पता लगा? सर्वे में बताया गया कि 25 साल से कम उम्र के 42% युवाओं के पास नौकरी
नहीं है। ये आपका शो है, यहां आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, इसीलिए बात चाहे महंगाई की हो या बेरोजगारी को हो या फिर सरकारी नौकरियों की। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप हमें ये भेज सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। ये वादा है आपसे, फिर राज्य चाहे कोई भी हो। राज्य कोई भी हो, बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दे की चर्चा हर घर में होती है, लेकिन कुछ मामले हमारे देश में सीजनल भी हैं, जैसे पॉल्यूशन। सर्दी आते ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। इसे रोकने के लिए सरकार अपने लेवल पर कोशिशें करती हैं। कभी पराली को जलाने से रोकने के लिए मुहिम चलती है, तो कभी कैसे सड़कों पर पानी छिड़ककर उस पॉल्यूशन को कम करना है, और कभी कभी रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद करने की मुहिम भी चल पड़ती है। दिल्ली का आईटीओ चौराहा, लाल बत्ती हुई, गाड़ी रुकी, एक बुजुर्ग आए, थैले में गुलाब भरे हुए थे, एक गुलाब लेकर सवार के पास पहुंचे। फूल निकाला और थमा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनाब ने रेड लाइट पर बिना कहे गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। थैंक यू, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। ये आप जो सहयोग कर रहे हैं, आप जो कम्युनिटी के लिए सहयोग कर रहे हैं, आप जो दिल्ली सरकार को सहयोग कर रहे हैं, आप जो ये सब नौजवान जो साथी यहाँ काम कर रहे हैं उसको सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत। कार हो या बाइक, रेड लाइट पर ज्यादातर लोग इंजन बंद कर देते हैं ताकि पेट्रोल बचे और प्रदूषण भी कम हो। दिल्ली सरकार का भी मकसद यही है, क्योंकि सर्दियों में दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 था, वहीं नोएडा में ये 269 रिकॉर्ड हुआ। इसका मतलब दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी पुअर हो चुकी है। दिल्ली और केंद्र सरकार के लिए इन 2 महीनों में प्रदूषण कंट्रोल करना चुनौती बन जाता है। केंद्र सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया, तो दिल्ली सरकार ने रेड लाइन ऑन, गाड़ी का इंजन ऑफ अभियान शुरू कर दिया। आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला अभियान है, ताकि ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि अगर वो रेड लाइट पर थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं तो उससे जो ईंधन से होने वाला प्रदूषण है उसमें कमी आएगी। तो इस तरीके से जो वॉलंटियर्स हैं हाथों में तख्ती लेकर लगातार लोगों को ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंजन थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे तो उससे ज़रूर फायदा लोगों को मिलेगा। जहाँ रेड लाइट्स लंबी हैं वहाँ बहुत फर्क पड़ेगा, जहाँ रेड लाइट्स छोटी हैं वहाँ इंजन ऑन एंड ऑफ में ही इतना पेट्रोल लग जाता है जितना उसकी जरूरत है। इंजन बंद किया गया? हाँ सर, बंद है। क्या लगता है कि सही कर रहे हैं अभियान? सही है, बिल्कुल सही चल रहा है भाई साहब। अच्छा, आप लोग तो सड़कों पर चलते हैं, प्रदूषण से कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है सर। कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है भाई। हाँ जी, आप लोग करते हैं? हम तो करते हैं वैसे, हम जो कई लोग खड़े हैं इसलिए बंद। कभी बाई चांस गाड़ियों कोई फॉल्ट हो तो वैसे वरना हम बंद ही कर देते हैं। दिल्ली में सियासी प्रदूषण भी खूब है। केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच अक्सर दिखता भी है। इस बार भी एलजी साहब नाराज हैं, क्योंकि इस अभियान को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इजाजत नहीं दी। इसका जवाब केजरीवाल के मंत्री के पास है। तो हमने ये सोचा कि भाई हम ये कैंपेन, दिल्ली के लोग मिलकर कैंपेन चलाएं, हम ओनरशिप लें कि हम सब मिल करके दिल्ली के जो प्रतिनिधि हैं, दिल्ली के जो सामाजिक संगठन हैं, दिल्ली पर्यावरण मित्र हैं, इको क्लब्स हैं, RWAs हैं, जो भी जिम्मेदार समझदार लोग हैं, सब मिल करके ये कैंपेन चलाएं। 2019 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक स्टडी करवाई थी। इस स्टडी से पता चला कि 20% लोग ही रेड लाइट पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर रहे थे। गाड़ियों के इंजन बंद नहीं होने से 9% प्रदूषण ज्यादा फैलता है। जब जागरूकता अभियान चले तो फिर करीब 80% लोग अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने लगे। लंदन और अमेरिका में भी ये प्रयोग काफी सफल रहा था। 10 में से 8 लोग इंजन बंद करने लगे। इसका फायदा मिला, प्रदूषण का लेवल भी कम हुआ। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो दिल्ली में सर्दी की शुरुआत होते ही हिल स्टेशन पर या दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं जहां पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर के मुकाबले कम हो।
कई लोग अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगा लेते हैं और कुछ लोग इंडोर प्लांट्स भी ले आते हैं, उनका सहारा ले लेते हैं। लेकिन क्या ये पॉल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन है? मुझे लगता है सरकार को गंभीरता से इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है, वरना आने वाली पीढ़ियों को ज़्यादा नुकसान होगा। चलिए अब कश्मीर का रुख करते हैं। 76 साल पहले, जहां आज ही के दिन भारत में जम्मू कश्मीर की रियासत का विलय हुआ था, तब का कश्मीर कैसा था और आज का कश्मीर कैसा है, कहानी बुलंद कश्मीर की दिखाएंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जाहिर है। इसी कश्मीर पर पाकिस्तान ने भारत से 4 युद्ध लड़े और हर बार मुंह की खाई। अब उसी कश्मीर में पहली बार लैंडिंग स्ट्रिप बनकर रेडी हो गई है। कैसे हाईवे से फाइटर जेट उड़ान भरेंगे और कैसे 5 मिनट में पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर धूल चटा सकता है हिंदुस्तान। आज कश्मीर से आई ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। चमचमाते हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। स्पीड 120 से ऊपर है। जगह है बिजबेहरा। कभी आतंक का गढ़ रहे अनंतनाग से महज 9 किलोमीटर दूर ये हाईवे ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स की नई ताकत है। मेरे पीछे जो ये आप सड़क देख रहे हैं, जो सीधी लकीर बीच में है, ये उस रनवे की अक्कासी करती है, उसको दर्शाती है, जिस पर आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू और मालबरदार विमान हैं, उनकी लैंडिंग शुरू हो जाएगी। देश की तकरीबन 10 हाईवेज को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर हाईवे पर पहली बार लैंडिंग स्ट्रिप बनकर तैयार है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इसी हवाई पट्टी से भारत सीमा पार बैठे दुश्मन के चुटकियों में छक्के छुटा सकता है। यहां से उड़ने वाले विमान 5 से 7 मिनट के भीतर पाकिस्तानी सीमा तक पहुंच सकते हैं, और अगर उन्हीं विमानों को लद्दाख वाली सीमा पे जाना होगा, वो 30 मिनट के अंदर ही उस सीमा तक पहुंच सकते हैं। यानी एक मिलिट्री एयरफील्ड ना होते हुए भी इस लैंडिंग स्ट्रिप की मदद से ना सिर्फ पश्चिमी बल्कि पूर्वी सीमाओं पर भी नजर अच्छे से रखी जा सकती है। इसी हवाई पट्टी से भारत सीमा पार बैठे दुश्मन के चुटकियों में छक्के छुड़ा सकता है। सीमा पर भारत की शक्ति बढ़े, इसी मकसद से 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2021 में पूरा। अब बची है तो बस टेस्टिंग। भारतीय वायुसेना के लिए ये एक मील की कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि खास तौर पर सरहदी इलाकों में इस तरीके की लैंडिंग स्ट्रिप की आवश्यकता, जंग या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब एयरपोर्ट और जो वायुसेना के एयर स्ट्रिप्स हैं वो अगर काम ना करे, तो इस तरीके से हाईवेज को लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। कश्मीर में बनी लैंडिंग स्ट्रिप पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत के सुरक्षा घेरे को और मजबूत करेगी। पीओके से पाकिस्तान और लद्दाख तक इंडियन एयरफोर्स के राडार पर होंगे। जम्मू कश्मीर की ये हवाई पट्टी तो अपने आप में खास है ही, खास तो आज का दिन भी है। आज से 76 साल पहले 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। 76 साल पहले क्या हुआ था, कैसे कश्मीर का भारत में विलय हुआ, इसकी पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। 1947 में अंग्रेजों ने 560 रियासतों को आजादी चुनने का विकल्प दिया, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने भारत पाक में किसी को भी नहीं चुना, इधर भी नहीं जाना उधर भी नहीं जाना। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को टेलीग्राम भेजा, जिसमें एक स्थायी समझौते का प्रस्ताव था। प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने तो हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए।
सितंबर 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला बोल दिया। राजा हरि सिंह ने 25 अक्टूबर को श्रीनगर छोड़कर जम्मू पहुंच गए। वो भारत से मदद भी मांगी। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और कबायलियों को खदेड़ दिया। ऐसा समूचा बिल्कुल इसी तरह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। विलय के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली। विलय दिवस पर घाटी में कैसी चर्चाएं हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग क्या मानते हैं, जम्मू कश्मीर आज कहां खड़ा है। ग्राउंड जीरो से ऐसे जवाब आए तो सरहद पार बैठे दुश्मन को जरूर चुभेंगे। वो बहुत ही खुश है कि आज हम हिंदुस्तान के साथ मिले और हिंदुस्तान के साथ हम रहे। 370 हटने के बाद पूरे देश के, पूरे कश्मीर के अंदर एक डेवलपमेंट चेंज यहाँ पे देखने को मिली कि आज के दिन में ही पूरे कश्मीर के अंदर एक बंद की कॉल होती थी, ब्लैक डे मनाया जाता था। तो आज वो हमें देखने को नहीं मिलता है। हमें अवसर मिला है पिछले 4 सालों में, बहुत खुश हैं। ये दिन है हमारे जो पूर्वज रहे हैं हरि सिंह जी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि वो हिंदुस्तान की तरफ गए थे। कश्मीर के अंदर क्योंकि हालात पूरा अमन है, सुकून है। स्कूल्स यहाँ बंद नहीं है, बच्चे आज पढ़ रहे हैं। सड़कें जो है, दुकानें जो है वो आज महक रही है। पूरे कश्मीर के एक आवाम जो है वो आज सेलिब्रेशन कर रही है। माहौल यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आप, यहाँ पे ये क्रिकेट ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं आसपास। और 4 साल पहले इन्हीं बच्चों के हाथों में आप क्या देखते थे, झंडे और पत्थर। तो चेंज ये दिख रही है। आज 26 अक्टूबर का दिन है और इस दिन आमतौर पर कश्मीर में एक आम हड़ताल होती थी, विरोध प्रदर्शन होते थे। लेकिन 2019 के फैसले के बाद से कश्मीर में आज के दिन को भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और आज भी उसकी अक्कासी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जहाँ पे कभी लोग प्रदर्शन करते हुए दिखते थे, आज सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं और बाजार खुले हुए हैं। बदलाव हो रहा है लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। पर एक सीधी सी बात है, जिस बात में चैलेंज ना हो उस बात का क्या मजा। जैसे बदलाव आया है वैसे चुनौतियां भी पूरी कर ली जाएंगी। चलिए अब शिरडी के साईं भक्तों को जल्दी से दर्शन दिलवाने वाली एक खबर बता देते हैं। बाबा के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के मंदिर की बड़ी मान्यता है। रोजाना यहाँ 75,000 से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसीलिए वहां भक्तों की भारी भीड़ हो जाती है और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को काफी इंतजार भी करना पड़ता है, दिक्कतें भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब शिरडी में साईं भक्त की परेशानी कम की जाएगी या हो गई है समझो, क्योंकि आज से शिरडी साईं बाबा मंदिर के नए दर्शन कतार भवन का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिरडी पहुंचे और इस दर्शन कतार भवन का उद्घाटन किया। इस नए कतार भवन की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुविधा मिलेगी। इस भवन को बनाने में 109 करोड़ रुपए की लागत आई है। शिरडी के नए दर्शन कतार भवन में 12 एयर कंडीशन्ड वेटिंग हॉल बनाए गए हैं, जिसमें 10,000 लोग बैठकर अपने नंबर आने का इंतजार कर सकते हैं। इससे पहले हजारों साईं भक्तों को दर्शन करने के लिए खड़ा रहना पड़ता था या घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब साईं भक्तों को नए भवन से बड़ी सहूलियत मिलेगी। मतलब जैसे अपन मतलब मॉल में जाते हैं, मॉल में एकदम ठंडा ठंडा पूरा जो मतलब भक्तगण रहेंगे उनको पूरा एसी में का मतलब ये मिलेगा, सुविधा मिलेगा शिरडी में। पीएम मोदी के कार्य के बारे में बोले तो उनका कार्य बहुत अच्छा है और ऊपर से जो अभी शिरडी साईं बाबा के मंदिर के लिए जो किया है उन्होंने, कि जो अभी उद्घाटन किया है ये मंदिर का, और 5 साल पहले भी आए थे तो शायद से उन्होंने बोला था कि अभी जो शिरडी है उसमें और बदलाव होंगे, तो वही बदलाव आज अपने देखने को मिल रहा है। पहले ये दिक्कत आती है कि गर्मी में खड़ा होना पड़ता था, बच्चों को दिक्कत होती थी, छोटे छोटे महिलाओं को दिक्कत होती थी, जिन्होंने फीडिंग वगैरह करनी होती थी बच्चों को, उनको काफ़ी दिक्कत थी। अभी सुविधाएं होगी काफ़ी ज़्यादा। पहले हम लोग आया 2 घंटे इधर ही रखा, लेकिन हम लोगों को 20 मिनट में दर्शन हो गया। हम लोगों को पसंद है, लेकिन साईं बाबा का पसंद है। वेरी हैप्पी। पहले वही था, लाइन में 3-3, 4-4 घंटे हमें लाइन में लग जाता था खड़े होने में। हाँ, वो अब थोड़ा सा नहीं लगता है टाइम,
कम लगता है। मेरे को बहुत मस्त लग रहा है, एकदम वातावरण अच्छा है यहाँ पे और दर्शन के लिए बहुत मस्त लगा और यहाँ पे सब सुविधा है। उधर भक्तों का इंतजार खत्म हुआ, यहाँ आपका भी। पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स का टाइम जो आ गया, क्या लिखा आपने, खासकर इजराइल की स्टोरीज को लेकर और कानपुर में जो मरीजों को गलत खून चढ़ा दिया गया था, जल्दी से देख लेते हैं। शंकर लिखते हैं नेतन्याहू शुड रिजाइन इमीडिएटली एज ही इज किलिंग इनोसेंट मुस्लिम्स इन पैलेस्टीन। ओके शंकर जी, ठीक बात है आपकी। आगे ये क्या लिखते हैं, शानू शर्मा जी लिखते हैं तुरंत ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए, साथ ही सभी पर केस भी दर्ज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। रविंद्र नागर क्या लिखते हैं, पूरी जांच करी जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई, तो कार्रवाई तो सरकार करेगी, करनी भी चाहिए, जांच हो भी रही है। आज का शो आपको कैसे लगा, कमेंट्स जरूर करना है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आज पब्लिक इंटरेस्ट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।